तो टुडे आवर टॉपिक इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट। आज हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट समझेंगे, क्लास 10th। क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन है, जो कंडीशंस हैं, सबसे पहले उनको एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू होता है, तो इसका बैकग्राउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में ही प्रिपेयर हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1 सितंबर 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले इंडियन सिचुएशन पर आइए, जरा इंडिया की ओवरऑल सिचुएशन देखिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इंडिया में 1935 गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कांग्रेस ने इलेक्शन लगा, इलेक्शन मुस्लिम लीग ने भी लगा। अभी तक मुस्लिम लीग के लीडर्स ये सोच रहे थे कि जब इंडिया में इलेक्शंस होंगे तो उनको इंडिया के सारे मुस्लिम सपोर्ट करेंगे, इंडिया के सारे मुस्लिम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब इलेक्शंस हुए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग जब इलेक्शंस हुए तो उसके रिज़ल्ट एस्टॉनिशिंग थे। इंडिया के सारे मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं किया। इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम वोट कांग्रेस को गए और बस यहीं से माइंड टर्न होना शुरू हो गया मुस्लिम लीग का। यहीं से जिन्ना का माइंड टर्न होना शुरू हो गया कि इंडिया में अगर इलेक्शन के थ्रू उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे उनके पॉलिटिकल इंस्पिरेशन हैं, जैसे एस्पिरेशंस हैं, जैसा वो चाहते हैं, वो तो मिलने वाले नहीं हैं। तो 1937 का जो इलेक्शन है, जिसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी और जिसमें 28 मंथ्स तक कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रूल किया, उसने इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को बहुत कुछ बदल दिया। तो अब जो 1940 का जो नया जो दशक शुरू हो रहा है, उसमें बहुत सारे नए फोर्सेस आ रहे हैं जो अभी तक इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं देखे गए थे। पहली बात तो जो मैंने बात कही कि एक जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, सिकंदर हयात खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना और इसके अलावा बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स बाहर के मुस्लिम जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो सब एंटी कांग्रेस हो गए और वो सब ये सोचने लगे कि मुस्लिम्स मेजॉरिटी रूल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हमको किसी भी तरीके से पाकिस्तान चाहिए। तो 1940 के दशक में, 1940 में पहली बार ये बात सिस्टमेटिकली निकल के सामने आई कि मुस्लिम लीग नीड्स पाकिस्तान। तो ये 1940 के बाद से लेकर 1947 तक कंटिन्यूअसली उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम रहा और उनका कोई प्रोग्राम ही नहीं था कि उनको इंडिया का सेपरेशन कराना है और सेपरेट पाकिस्तान उनको चाहिए। और डिमांड्स तो बहुत बड़ी बड़ी थी उनकी कि पाकिस्तान में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का आइडिया दिया और उस आइडिया को अडॉप्ट किया गया और पाकिस्तान का आइडिया भी इम्पोर्टेड था, वो बाहर से आया था। ओवरऑल मैंने ये पहला पॉइंट रखा कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके माइंड में जहर घोलने का काम अब सिकंदर हयात खान, फजलुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज़ोर शोर से शुरू किया। और वो एंटी कांग्रेस अभी तक जितने थे अब उससे ज़्यादा हो गए और ये टर्न आया है इलेक्शन के रिज़ल्ट से। इलेक्शन के रिज़ल्ट से उनका माइंड एकदम डाइवर्ट हो गया। जो अभी तक वो थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ बात करके चलने की कंडीशन में थे, अब उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस के साथ हमारा किसी भी तरह का पॉलिटिकल अलायंस नहीं चल सकता है और इंडिया में ब्रिटिशर्स की मदद से ही उनको पाकिस्तान मिल सकता है। पहला फैक्टर तो ये मेजर रोल था। दूसरा, लिनलिथ गो को ये बात बहुत अच्छी तरह से, इस समय वायसराय लिनलिथ गो है, लिनलिथ गो जो वायसराय हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही थी कि जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं 1935 के बाद जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के रिज़ल्ट है उसमें 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस को मेजॉरिटी का सपोर्ट मिला हुआ था। कांग्रेस की गवर्नमेंट्स पॉपुलर थी और कांग्रेस ने बाद में असम में भी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे। ये बात ब्रिटिशर्स के लिए अलार्मिंग थी कि कांग्रेस को, जो अभी तक वो कहते थे कि वो हर बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कह दिया था कि आप ज़्यादा किसी को रिप्रेजेंट करते ही नहीं हैं, अब वो कैसे कह पाएंगे? क्योंकि जो प्रोविंशियल जो इलेक्शंस हुए हैं उन इलेक्शंस में कांग्रेस ने ज़बरदस्त मेजॉरिटी हासिल करी एंड दे वर रनिंग पॉपुलर गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट वो रन कर रहे थे वो पॉपुलर थी और उस समय जो प्रोविंसेस में जो चीफ मिनिस्टर होते थे उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। तो सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे कांग्रेस के, दे वर वर्किंग वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे वो और पब्लिक उसको बहुत पसंद कर रही थी। ये बात ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने अब एक नया पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया। उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हैदराबाद का स्टेट, गायकवाड़ का स्टेट, कश्मीर का स्टेट और भारत में जो 500 से ज़्यादा रियासतें थी, उन सबको कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा करना शुरू किया। तो कांग्रेस की अब पॉलिसी थोड़ी बदल गई। कांग्रेस की पॉलिसी ये थी कि प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिशर्स ने प्रिंसेस को
कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा करना शुरू किया, तो कांग्रेस ने वहां की पब्लिक को ब्रिटेन के अगेंस्ट खड़ा करना शुरू किया। पहली बार कांग्रेस ने प्रिंसली स्टेट्स में इंटरफियर किया। इसके पहले ब्रिटिश इंडिया में नेशनल मूवमेंट होता था। तो ये अब 1942 का जो मूवमेंट है, इस 1942 के मूवमेंट में प्रिंसली स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो गए। वहां के किंग्स, वहां के प्रिंस नहीं, वहां की पब्लिक, चाहे हैदराबाद हो, चाहे जूनागढ़ हो, चाहे कोई भी प्रिंसली स्टेट हो, वहां की पब्लिक इन्वॉल्व हो गई। राज्य रजवाड़ों में जो आंदोलन शुरू हुए हैं वो इसलिए शुरू हुए हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां के राजाओं को कांग्रेस के अगेंस्ट कर रहे थे, और कांग्रेस ने ये बात, अब गांधी जी ने पब्लिकली ओपनली कहा कि रियासतों में जो मूवमेंट अब हम नहीं रोक सकते, हमें नहीं रोकना चाहिए, पब्लिक को अब सपोर्ट करना चाहिए। तो गांधी जी ने सही समय पर रियासतों के मूवमेंट को अलार्म दिया कि अब आपको हमारे साथ आना चाहिए। तो पहली बार ये बेस वाइडेंड हुआ, ये फैक्ट है। दूसरी बात ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के साथ साथ लिलित गो अपनी पॉलिसी चल रहे थे। उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कांग्रेस को इतनी पॉपुलर सपोर्ट इतना मिल रहा है। तो उन्होंने विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि इंडिया इज़ इन वॉर विद जर्मनी एंड द अदर कंट्रीज़। तो सो ये कांग्रेस का ऑब्जेक्शन था कि जो एक स्लेव नेशन है, इनस्लेव नेशन है, वो किसी को वॉर में सपोर्ट कैसे कर सकता है। तो वॉर अगर हम सपोर्ट करने को मना नहीं कर रहे, लेकिन हम सपोर्ट तब करेंगे जब हमको डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाए। तो डोमिनेंट स्टेटस की बात तो ललित गो ने एक्सेप्ट नहीं करी। बाद में उन्होंने जो अगस्त ऑफर दिया उसमें उन्होंने कहा कि नियर फ्यूचर में डोमिनेंट स्टेटस पर विचार किया जाएगा जब वॉर खत्म होगा। तो दैट वाज जस्ट एन वो तो केवल आश्वासन था, तो उससे तो कोई सेटिस्फाई होने वाला नहीं था। तो ललित गो का अगस्त ऑफर वो किसी को सेटिस्फाई कर नहीं पाया। एक जो मुस्लिम्स की तरफ से कंटिन्यूस प्रेशर था वो अराइज होने लगा, और ब्रिटिशर्स ने राजे महाराजाओं को और मुस्लिम्स को अगेंस्ट द कांग्रेस खड़ा करना शुरू किया, और कांग्रेस ने अपने नए अलायंस जो है बनाने शुरू किए, यानी कि राजे रजवाड़ों की जो पब्लिक है उसको अब साथ में लेना शुरू किया, जो अभी तक कभी नहीं लिया था। और सबसे हैरानी और सबसे बड़ी बात है कि भारत का पूंजीपति वर्ग खुलकर इस समय कांग्रेस के साथ आ गया। JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, अर्देशीर दलाल, जितने बड़े बड़े पूंजीपति व्यापारी थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, भारत के ये टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन सब लोगों ने, जब पूंजीपति पैसे का मोह छोड़ दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये पूंजीपतियों ने पैसे का मोह छोड़ दिया और उन्होंने आगे जाकर बॉम्बे प्लान दिया कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा। मतलब भारत के पूंजीपति जो हैं वो 1944 में बॉम्बे प्लान दे रहे हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट किस तरह से होगा। ये बात ठीक है कि गांधी जी ने उसके अलावा श्रीमन नारायण ने एक दूसरा प्लान दिया, जिसको गांधीजियन प्लान कहते हैं। लेकिन अब राज्य रजवाड़ों के लोग, साथ में ये पूंजीपति वर्ग है, वो कांग्रेस के साथ आ गया, नया बेस तैयार हो गया, और कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी ऐसी क्रिएट हो गई जो अभी तक नहीं थी। अभी तक कांग्रेस में जो कांग्रेस सोशलिस्ट थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे। सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सपोर्टर थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनने में भी बहुत हेल्प करी, लेकिन ये अभी कभी उसके एक्टिव मेंबर नहीं बने, इन्होंने बाहर से उसको सपोर्ट किया। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में नए नए लीडर्स पैदा हुए, और जो लीडर्स थे वो सब बिल्कुल पब्लिक से जुड़े हुए थे और पब्लिक के हीरोज थे। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी, ये सारे लीडर्स जो थे ये पब्लिक से जुड़े हुए लोग थे। ये सारे के सारे लीडर्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से निकले हुए थे, और ये सारे लीडर्स ये पुराने कम्युनिस्ट लीडर्स से कहीं ज़्यादा मैच्योर्ड पॉलिटिक्स करते थे। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट लीडर इस समय नहीं है। मानवेंद्र नाथ रॉय बहुत बड़ा नाम है। कम्युनिज़्म जैसे 1930 के जो दशक में जो कम्युनिज़्म है, ब्रायन बैडले और फिलिप स्प्रैट और ये सब जो लोग हैं, उनका कम्युनिज़्म अब बहुत मैच्योर्ड फॉर्म में आ गया है। तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने तो रशिया में जाकर और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिस्ट पार्टी बना करके जो है ये मूवमेंट शुरू किया। उसके पहले कम्युनिज्म की नींव बहुत स्ट्रांग है। सत्यभक्त ने कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी वो पॉइंट नहीं है। तो एक तो कम्युनिज्म की लॉबी बहुत स्ट्रांग हो रही है, कैपिटलिस्ट की लॉबी बहुत स्ट्रांग हो रही है, सारी कांग्रेस के फेवर में। राज्य रजवाड़ों की जो पब्लिक है वो भी कांग्रेस के फेवर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मेजर थ्रेट आ रहा है वो मेजर थ्रेट आ रहा है जापान से, क्योंकि जापानीज ट्रीटी हो गई है, जापान थाईलैंड पर है। इंडिया पर अटैक करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना जो उन्होंने कहा है कि हमारा राइट है वो तो चाइना के ऊपर, मंचूरिया के ऊपर है। इंडिया के ऊपर तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि हमारा कोई राइट है, तो इंडिया पर अटैक करने का कोई रीज़न नहीं था। लेकिन इंडिया पर अटैक वो इसलिए करने वाले थे क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स थे और वो जापान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, तो हम तो उनके साथ पिसते।
तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर हैं, हमारे लिए ये सीधा खतरा था। अब ये सीधा, अभी तक तो एंटी ब्रिटिश हमने एटीट्यूड अपना इसलिए नहीं अपनाया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रिटिशर्स से हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे थे। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल बात हम कैसे करें? जापान का किसी भी समय इंडिया में अटैक हो सकता है, और इंडिया के बहुत सारे लीडर्स जैसे बाहर मोहन सिंह हैं और गुरुदत्त हैं, और साथ में सुभाष चंद्र बोस ने जाकर के इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन कर दिया। तो सुभाष बोस तो खुद ही जापान की मदद से भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं, तो वो एक अलग इशू है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं। महात्मा गांधी को तो ये बात बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है कि अंग्रेज जाएँ और जापानी यहाँ पर आएँ किसी भी तरीके से। तो वो तो ये बात बोल रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो तो जापानियों के हाथ में एक पपेट की तरह वर्क करेगी, इस तरह का स्टेटमेंट देंगे। लेकिन बात ये है कि ये बात किसी भी तरह कांग्रेस को समझ में आने वाली नहीं है कि जापान का अटैक हो। तो ये समझ में आ रहा था कि इंडिया वाज इन थ्रेट ड्यू टू ब्रिटेन, ब्रिटेन की वजह से थ्रेट है। तो अब कांग्रेस के पास एक ही रास्ता था कि वो बिल्कुल फाइनल डिसीजन ले कि अब कि हमको आप डोमिनेंट स्टेटस दीजिए, हमको आप इंडिपेंडेंस दीजिए। ब्रिटेन कंटिन्यूअसली ये कह रहा था कि जो कुछ दिया जाएगा वो वॉर के बाद दिया जाएगा, वॉर के पहले नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1942 में ब्रिटेन की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। हिटलर ने कंटिन्यूअसली रेड किया था इंग्लिश चैनल के ऊपर, और हालत ये थी कि ये बिल्कुल 42 में क्लियर नहीं था कि ब्रिटेन जीतेगा कि कौन जीतेगा। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये थी कि ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा था। तो ऐसे माहौल में जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ थीं उनसे बिना पूछे वॉर में है इंडिया ऐसा घोषणा कर दी गई। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री ने ये कहकर रिज़ाइन कर दिया कि हमसे कंसेंट भी नहीं लिया गया। रेजिग्नेशन देने से, कांग्रेस के रेजिग्नेशन देने से सबसे बड़ा जो एडवांटेज हुआ वो मुस्लिम लीग को हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो उसको थैंक्स गिविंग डे करके मनाया, फ्रीडम डे करके मनाया, और ललित गो को बड़ा आराम हुआ। उनको लगा कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट कांग्रेस की चल रही थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया। तो कांग्रेस का रेजिग्नेशन देना ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से ब्रेकअप था। तो ये बिल्कुल एविडेंस था इस बात का कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट होना है। और ये सारा कुछ ललित गो की पॉलिटिक्स और इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल का आना। विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव थे, कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडिया को उनके प्रॉपर राइट्स जो मिलने चाहिए वो मिले, और एमरी का भी एटीट्यूड कंजर्वेटिव था, एंटी इंडिया था। तो चर्चिल का भी एटीट्यूड इंडिया के फेवर में नहीं था, और एमरी का भी एटीट्यूड इंडिया के फेवर में नहीं था, ललित गो का भी एटीट्यूड इंडिया के फेवर में नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में जो भी प्रपोजल्स आए, चाहे क्रिप्स का प्रपोजल आया हो, चाहे आगे वेवल का प्रपोजल आया हो, वो सारे के सारे प्रपोजल्स वो सही नीयत से नहीं आए थे। वो इस नीयत से नहीं आए थे जिस नीयत से अभी तक बात होती रही है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया मिनिस्ट्री से, और मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया। इसके साथ साथ जो वॉर की सिचुएशन की वजह से ब्रिटेन ज़बरदस्त तरीके से बाइंग कर रहा था, बाहर फॉरेन परचेसिंग कर रहा था, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आसमान पर था। बंगाल में बहुत बड़ा फेमिन पड़ा हुआ था। हालत ये थी कि बेसिकली जो बेसिक गुड्स थे उनकी वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो ये जो पीरियड है वो अकाल का है। आप इसको कंपेयर करिए, जब लॉर्ड क्लाइव का पीरियड था बंगाल में तब भी अकाल पड़ा था, और अब भारत छोड़ो आंदोलन होने जा रहा है तब भी अकाल पड़ा हुआ है। तो अंग्रेज एक तरीके से अकाल लेकर आए थे और देकर ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इंडिया की पब्लिक की जो सिचुएशन थी उसको महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज़ किया, बहुत अच्छे तरीके से समझा, और समझने के बाद वो इस डिसीजन पर पहुँचे। ऐसा लिखा, सुमित सरकार ने अपनी बुक में लिखा है कि 1942 की जो गर्मी है उसमें गांधी जी बहुत विचित्र मनोस्थिति में थे, और कंटिन्यूअसली वो ऐसा सोच रहे थे कि अब अंग्रेज़ों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेने का समय आ गया है। तो गांधी जी बिल्कुल क्रांतिकारी मूड में थे, और उसके बाद गांधी जी ने वर्धा में डिसीजन लिया गया, और उसके बाद बम्बई के ग्वालियर टैंक में ये घोषणा करी गई, ये डू और डाई का मंत्र दिया गया कि भाई करो या मरो। तो अब कोई रास्ता नहीं है। गांधी जी ने कहा कि भाई आप अपने खुद नेता हैं, आपको खुद करना है। और गांधी जी तो इतने एग्रेसिव हो रहे थे उस समय कि उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस मेरे प्रपोजल्स को, डू और डाई के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं हिंदुस्तान की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, और कर देंगे। गांधी जी की बात ये कोई ऐसी नहीं थी जो वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि गांधी जी मासेस से कनेक्टेड थे। मासेस गांधी जी की बात को फॉलो करते थे, मानते थे उनकी बात को। तो
कुल मिलाकर के ये जो डू और डाई का जो गांधी जी ने बात कही है, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को जो झटके लगे थे, और लिनलिथ गो ने जिस तरह से पॉलिटिक्स करके कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ को रिज़ाइन करवाया, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ क्या रिज़ाइन करना चाहती थी, वो तो अच्छा रूल कर रहे थे पब्लिक को, तो जिस तरह से उससे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स की मंशा क्या है। लेकिन 1942 में ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही थी कि अब हो सकता है कि दुनिया पर हिटलर का राज हो सकता है कि दुनिया पर मुसोलिनी का राज हो, तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं था। तो ब्रिटेन इस बार पहली बार दब करके ब्रिटेन में ये सोचा गया कि इंडिया में सीरियसली अगर इंडिया हमारे फेवर में नहीं रहेगा, इंडिया की पब्लिक हमारे फेवर में नहीं रहेगी, तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उनके ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, उसकी वजह से मजबूरी में उनको क्रिस मिशन भेजना पड़ा। क्रिस मिशन विंस्टन चर्चिल ने किसी गुडविल में नहीं भेजा था, क्रिस मिशन मजबूरी में उनको भेजना पड़ा। हालांकि क्रिस मिशन में जो बातें थीं वो एक नहीं 1000 हिंदुस्तान बनाने की थी। बाद में तो एक ही पाकिस्तान बना, यहाँ 1000 पाकिस्तान बनाने की बात हो रही थी। तो जो क्रिस मिशन आया, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर, वॉर कैबिनेट के मेंबर थे, वो जो ब्रिटिश वॉर कैबिनेट थी, वर्ल्ड वॉर में वॉर लग रही थी, उसके मिनिस्टर थे। तो वो लोग भारत आए। स्टेफोर्ड क्रिप्स जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत मित्र भी थे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ब्रिटेन ने ऑफिशियली उनको यहाँ पर भेजा और आकर के उन्होंने अपना प्रपोजल्स रखे। प्रपोजल्स जो थे वो हैरानी वाले थे। प्रपोजल्स ये थे कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चाहें तो इंडियन फेडरेशन को ज्वाइन करें, और चाहें तो इंडियन फेडरेशन को अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं स्टेट्स, तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ तो 1000 पाकिस्तान के रास्ते खड़े हो गए कि जो भी इंडियन फेडरेशन में नहीं आना चाहता है, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये तो नेहरू रिपोर्ट में भी कह दिया गया था, 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में मान लिया गया था कि नियर फ्यूचर हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे। तो डोमिनेंट स्टेटस वो कह रहे हैं हम देंगे। तो पहली बात तो उनकी शर्त, उन्होंने कंडीशन क्या क्या रखी कि जो फेडरेशन बनेगा, देयर विल बी अ फेडरेशन, लेकिन जो फेडरेशन बनेगा उसमें प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो इंडियन फेडरेशन को ज्वाइन करें और चाहें तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो क्या सभी स्टेट्स फेडरेशन को ज्वाइन करेंगे? नहीं। तो ये तो 1000 पाकिस्तान बनाने के रास्ते खड़े हो गए। पाकिस्तान क्या पता नहीं कितने स्थान बन जाते। तो इस बात को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कभी करना नहीं था, किया भी नहीं। मुस्लिम लीग एक ही बात पर अड़ी थी, पाकिस्तान चाहिए। तो उन्होंने कहा आप ढेर सारे टुकड़े कर रहे हैं भारत के, लेकिन पाकिस्तान इसमें कहाँ है? तो उनको नहीं पसंद आया। सिखों ने कहा इसमें खालिस्तान कहाँ है, हमको नहीं समझ में आया। तो ढेर सारी जो बातें हैं, एंग्लो इंडियंस ने अपना अलग रीजन की मांग की, तो उनको अपने अपने जो राजनीतिक हित थे वो नहीं दिखाई पड़े, जबकि उनके सामने खुला ऑफर रखा गया कि बंदर बाट आप कर लीजिए, जैसे चाहिए इंडिया को वैसे डिवाइड कर लीजिए। यही विंस्टन चर्चिल का हमारे लिए प्रपोजल था, क्रिस प्रपोजल, ये लेकर के आए थे। तो इस प्रपोजल को कौन मानने वाला था? हिंदू महासभा को बात समझ में नहीं आई कि इससे तो इंडिया का डिवीजन हो जाएगा, वो तो एक यूनाइटेड इंडिया के फेवर में थे। तो क्रिस मिशन, दूसरी बात, ये सारी बातें भी थीं और साथ में ये भी था कि ये सब किया जाएगा नियर फ्यूचर में, जब वॉर खत्म हो जाएगा। तो वॉर में तो आप हार रहे हैं, वॉर में तो आप खत्म होने वाले हैं, आप तो क्रैशिंग बैंक हैं। तभी महात्मा गांधी ने कमेंट किया था कि क्रिस मिशन इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। एक पोस्ट डेटेड चेक है, आगे की तारीख का चेक है, और ऐसे बैंक का चेक है जो खुद ही बर्बाद होने वाला है। तो वो चेक कभी कैश नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड तो खुद ही वॉर में बर्बाद होने वाला है। तो पोस्ट डेटेड चेक तो है ही। आप एक तो नियर फ्यूचर का वादा कर रहे हैं, ऊपर से नियर फ्यूचर का वादा करके आप खुद ही बर्बाद होने वाले हैं। इंग्लिश चैनल में ऐसी कंडीशन 1942 में आ गई थी कि जर्मनी के प्लेन्स कंटिन्यूसली स्काई पर रहते थे, उनको हटा पाने में इंग्लैंड सक्षम नहीं हो पा रहा था। इतने ज़्यादा एयर रेड्स करी गई थी, और चूंकि उनकी नेवी इतनी स्ट्रांग थी, तो नेवी को केवल हिटलर की आर्मी जो है इंग्लिश चैनल को पार नहीं कर पा रही थी। नहीं तो लंदन पर तो इतने बम गिराए गए थे कि हर मीटर स्क्वायर पर 2 बम गिराए गए थे। तो कुल मिलाकर के ये क्रैशिंग बैंक तो था ही। तो इस तरह से क्रिस मिशन के प्रपोजल किसी को एक्सेप्ट नहीं हुए, समझ में किसी को नहीं आया। तो जब समझ में नहीं आया तो फेलियर ऑफ क्रिस मिशन हो गया। अब जब क्रिस मिशन का फेलियर हो गया तो सीधी सी बात है कि क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन लिया गया। ये कहा गया कि भाई अब जो है डू और डाई करना है, और जो है इंडिया को अब हर तरीके से अपने आप को तैयार कर लेना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि आपका कोई नेता नहीं होगा, आपका कोई लीडर नहीं होगा, आपको अपने आप को अपने लिए तैयार करना है। सभी ने अपने आप को अपने लिए तैयार कर लिया, और जैसे मैंने कहा कि भारत के
पहले जो स्टूडेंट्स थे, पहले जो अपर मीडियम क्लास थे, लोअर मीडियम क्लास थे, और भी सारी चीज़ें थी, उनके अलावा अब नए नए क्लासेस इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में आ गए। JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, अर्देश्वर दलाल जैसे बड़े बड़े पूंजीपति ये कह रहे हैं कि हम नेशनल मूवमेंट में साथ हैं, हमको ब्रिटिश रूल चाहिए ही नहीं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में सीधा कहा गया कि आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके रहने की वजह से हमारे ऊपर जापान का खतरा है। तो ये रेजोल्यूशन ले लिया गया बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। अब ये रेजोल्यूशन लेने के बाद कांग्रेस के ऊपर ज़बरदस्त सप्रेशन किया गया। अगले ही दिन सारे लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। क्या जेल में डालने से कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं। पब्लिक घरों से बाहर निकली। घरों से बाहर निकलने के बाद पब्लिक नॉन वायलेंस में इतनी ट्रेंड हो चुकी थी, पटरियाँ उखाड़ी गई, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर दिया गया, डाकघर तोड़ डाले गए, तार घर तोड़ डाले गए, सरकारी ऑफिस कोई ऐसा बचा नहीं जहाँ पर तोड़फोड़ ना करी गई हो। लेकिन ब्रिटिशर्स को इंटेंशनली घेर कर नहीं मारा गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने पहली बार वो काम किया जो 1857 के बाद पहली बार देखने को मिला है। रॉयल ब्रिटिश आर्मी का यूज़ करके इंडियन पब्लिक के ऊपर बॉम्ब्स गिराए गए, मशीन गन्स का इस्तेमाल करके पब्लिक का मैसेकर किया गया। शायद इतिहास में बात छुपी हुई है, बहुत लोग इस बात को नहीं करते हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को किल कर दिया गया, मार दिया गया, कत्लेआम हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट में। लेकिन भारतीय गांधी जी के नॉन वायलेंस में इतने ट्रेंड थे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को घेर कर कहीं भी नहीं मारा है। हाँ, यहाँ पर एक काम हो रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो इंडियन लोग थे वो बिल्कुल मना कर रहे थे कि हम गोलियाँ नहीं चलाएंगे। वो पब्लिक के ऊपर गोलियाँ नहीं चला रहे थे, ये गोलियाँ अंग्रेजों की तरफ से चल रही थी, इसीलिए हवाई जहाज़ों से बम गिराए जा रहे थे। तो सारे के सारे पब्लिक अनियंत्रित थी, घर से बाहर थी, लेकिन चौरी चौरा जैसी घटना नहीं हो रही थी कि अंग्रेजों को घेर के मारा जा रहा हो। केवल उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज किया जा रहा था। तो ये सीन बिल्कुल क्लियर था कि हमारे नेशनल फ्रीडम की नेशनल जो डिमांड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी गहरी है कि कोई लीडर नहीं है, उसके बावजूद भी, लीडरशिप के बिना भी इंडिया में इस तरीके से डिमांड हो रही है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, वो दिल्ली में निर्भया का केस हुआ था तो कोई लीडर नहीं था और लाखों की भीड़ दिल्ली में इकट्ठा थी। तो पब्लिक जब अंदर से चाहती है तो चेंज आता है, और उसके बाद देखिए चेंज आया, सब कुछ चेंज हुआ हिंदुस्तान में। पिछले 10 सालों में क्या कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो बस इससे भी ज़्यादा बड़े सीन दिखाई पड़े थे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ तो उसमें पब्लिक ने बहुत बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट किया, किसी लीडर के पीछे नहीं किया। अब वो गोलियां खाने को तैयार थे, मशीन गन्स के सामने थे, सभी ने जो कुछ वो कर सकते थे। कुल मिलाकर गांधी जी का इंस्ट्रक्शन था कि एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मत चलने दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलने दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट 1857 की तरीके बहुत जगह से बिल्कुल गायब हो गई। मिदनापुर, तामलुक, सतारा, यहाँ पर इन सब प्लेसेज में यहाँ पर हुआ कि पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगी। चित्तू पांडे ने बलिया में सरकार बनाई। ये जो जितनी पैरेलल गवर्नमेंट्स थी, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया गया, पूरी गवर्नमेंट पैरालाइज हो गई। तो कुल मिलाकर के ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसने दिखा दिया कि इंडियन मासेस अब कितने पॉलिटिकली एजुकेटेड हो चुके हैं, कितनी सेक्रीफाइस देने को तैयार हैं, और कितने बड़े बड़े लेवल पर वो डिमांड कर रहे हैं कि आज़ादी चाहते हैं। सुभाष बोस बाहर भारत की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी सेना खड़ी कर रहे हैं। भारत के अंदर पब्लिक बिना लीडर के ये कर रहे हैं। और साथ में लीडरशिप देने वाले कौन है? लीडरशिप देने वाले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं जो अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे हैं। बॉम्बे से बॉम्बे रेडियो चलाया गया, ऑल इंडिया रेडियो उस समय चलता था। उषा मेहता, अच्युत पटवर्धन, इन लोगों ने रेडियो चलाया और पब्लिक को बाकायदा संदेश देते थे। जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े लीडर, और साथ में राम मनोहर लोहिया जी तो जर्मनी से PhD करके आए थे। और आप समझ लें कि घनश्याम दास बिरला अपनी बेटी का विवाह इनसे करना चाहते थे, तो ये घर से भाग गए कि हम इन चक्करों में हम पड़ना नहीं चाहते हैं, तो हमें देश के लिए कुछ करना है। तो आप समझें कि आप ये किस तरह के व्यक्ति थे। और जब लोहिया जी का निधन हुआ है तो उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं था और जेब में ₹2.5 निकले थे। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ईमानदार नेताओं की कोई कमी रही है। तो राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, उषा मेहता, ये सारे लोग देश के लिए लग रहे थे। और इन्होंने नेपाल से जाकर, जयप्रकाश नारायण ने तो आज़ाद दस्ता नेपाल में जाकर के बनाया, छापामार दस्ते बनाए, और
जयप्रकाश नारायण की जीवनी में और लोहिया जी की जीवनी में देखिए कि पैरों से खून बह रहा है, फिर भी ये लोग मीलों मील चलते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश जाकर फंड इकट्ठा किया। तो जितने भी ये कांग्रेस सोशलिस्ट लीडर्स हैं, ये भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस सोशलिस्ट लीडर्स ने एक तरीके से सपोर्ट किया और इन्हीं की बातों को फॉलो किया गया। और आसिफ अली बहुत बड़ा नाम है। गवर्नमेंट ने सप्रेसिव मेजर लिए, बिल्कुल सप्रेस कर दिया, तभी अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के इम्पैक्ट क्या रहे? पहली बात तो अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि अब इंडियन विल के अगेंस्ट वो इंडिया को रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी वो गोली चलाने को तैयार नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड वॉर में इनकी सिचुएशन ख़राब होती चली जा रही थी, तो नेशनल मूवमेंट जब चलता रहेगा तो उनको यहाँ से फ़ायदा क्या होना है, क्योंकि वो तो इंडिया को कॉलोनी बनाने आए थे। अब उनको इंडिया से घाटा हो रहा था, इंडिया को रन करने में उनको नुकसान हो रहा था। तो जब इंडियंस ही उनके साथ नहीं, क्योंकि इंडियंस की मदद से ही तो इंडिया को रूल कर रहे थे, अब इंडियंस उनके साथ नहीं है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट से तुरंत कुछ नहीं मिला। लेकिन ब्रिटिशर्स को तुरंत ये समझ में आ गया कि अब इंडिया को रूल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसके बाद बिल्कुल लाइन लग गई। विंस्टन चर्चिल बने रहे प्राइम मिनिस्टर, इसके बावजूद भी विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप खो देंगे, लेकिन विंस्टन चर्चिल के बने रहते हुए भी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ये अच्छी तरह समझ लिया कि अब इंडिया को बहुत दिन तक इंडिया के विल के अगेंस्ट रूल नहीं किया जा सकता है। तो अब उन्होंने सिस्टमैटिकली, पहले 10-10 साल में मिशन भेजते थे, अब 2-2 साल में भेजने लगे। और वेबल प्लान, माउंटबेटन प्लान, सारी बातचीत के रास्ते खुले थे कि हाँ भाई कैसे आपको डोमेन स्टेटस चाहिए। और इसका रिजल्ट 5 साल के अंदर आ गया, जब उन्होंने हमको आज़ाद कर दिया 1947 में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट ये बिल्कुल फाइनली पब्लिक का प्रिपरेशन था कि अब हमको ब्रिटिशर्स के रूल में नहीं रहना है। डोमिनियन स्टेटस जैसी बात तो बहुत दूर की बात हो गई। आज़ादी के बाद भारत ने कॉमनवेल्थ में रहना स्वीकार नहीं किया, तो ये बात कहना कि अंग्रेज़ों से हमारा बड़ा लगाव था, हमारा लगाव होता तो हम कॉमनवेल्थ में रहना पसंद कर लेते। कॉमनवेल्थ में भी हम नहीं रहे, हमने कुछ दिन तक गुडविल में माउंटबेटन को यहाँ बनाए रखा, लेकिन उसके बाद सी राजगोपालाचार्य भारत के गवर्नर जनरल बने पहले। तो इसीलिए किसी भी तरह से ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि महात्मा गांधी या कांग्रेस को ये सब एक्सेप्टेड था। और इस समय जो माहौल ख़राब हो रहा था वो सारा मुस्लिम लीग कर रही थी, क्योंकि इस पूरे पीरियड में गांधी जी सांप्रदायिकता के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ, मुस्लिम लीग के अगेंस्ट अपना काम कर रहे थे। वो ये समझा रहे थे कि इंडिया का डिवीजन होने में नुकसान है, लेकिन मुस्लिम लीग को तो रास्ता मिल गया था। ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ रहा था कि बहुत बड़ी पावर यहाँ पर छोड़ कर जाना भी ठीक नहीं है, एशिया में बैलेंस ऑफ पावर खराब हो जाएगा, तो इसीलिए वो इंडिया को डिवाइड करना भी चाहते थे। तो माउंटबेटन ने प्लान बाल्कन दे दिया, इंडिया को डिवाइड कर दिया, उसके कंसिक्वेंसेस भी सामने आ गए। तो गांधी जी का पेसिफाइंग रोल था, वो नेहरू को भी समझा रहे थे, जिन्ना को भी समझा रहे थे, सिकंदर हयात खान को भी समझा रहे थे, फजलुल हक को भी समझा रहे थे, सरदार पटेल को भी समझा रहे थे। और यही काम पिता का होता है, राष्ट्रपिता का, सभी को समझा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी समझ में जिसको जो आया उसने वही किया, भारत का विभाजन हो गया और टुकड़े हो गए भारत के, उसका परिणाम सबके सामने है। तो ये हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था। थैंक यू वेरी मच।